हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट आप पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है ट्रांसफ़र की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। आप लोग जो है डेली कमेंट्स करते हो, डेली जो है मुझसे पूछते हो कि सर जो है अगला ट्रांसफ़र पोर्टल कब आएगा, ट्रांसफ़र पोर्टल कब खुलेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो जो है कब तक आने वाला है। जीडीएस रूल थे ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल मई या फिर जून 2025 साइकिल वाला जो पोर्टल है वो जो है कब तक ओपन होगा, कब तक उसका नोटिफिकेशन आएगा। न्यू ट्रांसफ़र रूल्स एंड गाइडलाइंस के बारे में भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि नया जो रूल्स है ट्रांसफ़र का, जीडीएस ट्रांसफ़र नया रूल्स है, उसके जो नियम है, उसके गाइडलाइंस है, उसको भी हम लोग जो इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देता, अगर आप लोग चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे जीडीएस जनवरी 2025, शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीडीएस, सैलरी स्लिप, जीडीएस जुलाई 2024, वैकेंसी, जीडीएस 2, एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस रूल थे ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीबी, सीईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। ठीक है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबके मन में कन्फ्यूजन है कि जीडीएस रूल थे ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल कब आएगा। देखिए, यहाँ पे अक्टूबर में जो है एक नया जो है अक्टूबर में जो है नया ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग रूल्स और गाइडलाइंस आया था। उसमें ये बताया गया है कि जो है आपका जो जीडीएस का जो ट्रांसफ़र है वो जो है साल में 2 बार ही ओपन किया जाएगा। ठीक है, उसमें अभी जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है उसका भी मैं अभी जो है उसमें ले चलता हूँ, आपको जो है लाइव दिखा देता हूँ रूल्स और गाइडलाइंस। तो उससे पहले जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जीडीएस का ट्रांसफ़र जो है हर जो है हर 6 महीने में ओपन होगा, यानी कि साल में 2 बार ओपन होगा। ठीक है, एक आपका ओपन होगा मई जून में, ठीक है, एक आपका नवंबर दिसंबर में। ठीक है, मई जून का मतलब मई लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा और जून में आपका ट्रांसफ़र पोर्टल का पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसी प्रकार नवंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर में पूरी जो है प्रक्रिया चलने वाली है। ठीक है, तो ये आप जो है साल में 2 बार जो है पोर्टल को ओपन किया जाएगा। और दूसरा जो चेंजमेंट है वो जो है अब जो है जीडीएस का जो मतलब कि ट्रांसफ़र है वो जो है 2 साल में ही होगा। पहले क्या होता था कि 1 साल अगर आप जीडीएस एज सर्विस कर चुके हो, जीडीएस में 1 साल कंप्लीट हो गया तो आप लोग जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन उसमें चेंजमेंट किया गया है, अब जो है 2 साल अगर आप जीडीएस के में काम करोगे तभी आपका ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि अभी अभी आप लोग नए हो, नई वैकेंसी में आना चाहते हो, फॉर्म भरना चाहते हो। ठीक है, या फिर अभी जो है ज्वाइन भी किए होंगे, तो ये ट्रांसफ़र वगैरह के सारे रूल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्रांसफ़र पोर्टल आपका मई लास्ट में आएगा, यानी मई लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आएगा और जून में पूरी प्रक्रिया आपकी ट्रांसफ़र की चलने वाली है। उसके बाद आपका बात करें न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस के नियम वगैरह, हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और आप लोगों को दिखाते हैं कि जो जीडीएस के नए रूल्स हैं ट्रांसफ़र के वो क्या क्या हैं। तो गाइज, ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे जो कि हमारे 10/10/2024 यानी 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेशन के लिए प्रॉपर तरीके से रिलीज किया गया 10 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियल लेटर है, जिसमें कि हमारे लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक गाइडलाइंस, यानी कि जो आपका ग्रामीण डाक सेवक है जीडीएस है उसका जो लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी होता है यानी ट्रांसफर रूल 3 होता है, उसी के संबंध में ये जो है गाइडलाइंस यहाँ पे जारी की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी पे हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मिनिमम इंगेजमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ फॉर ट्रांसफर ऑफ जीडीएस अंडर एलटीएफ इन रिवाइज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर ऑफ कंटिन्यूस इंगेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो 1 साल कंटिन्यूस जो 1 साल आपका था जीडीएस का ट्रांसफ़र जो 1 साल में हो जाता था उसको रिवाइज करके 2 साल कर दिया गया है। 2 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस इंगेजमेंट, यानी कि 2 साल रेगुलर इंगेजमेंट रेगुलर सर्विस के बाद आप लोग ट्रांसफ़र ले पाओगे। ये जो है पहला चेंजमेंट किया है। उसी में जो है एक चीज़ यहाँ पे ये मतलब पर्टिकुलर मेंशन की गई है कि इसमें देखिए
ये वाला तो मैंने बता दिया आपको जो है। और देखिए इसमें ये चीज़ है कि जब आपकी वैकेंसी आना होगा तो वैकेंसी आने के ठीक पहले जो है ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन किया जाएगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी। अब जैसे मान के चलो नवंबर 2024 वाला, नवंबर दिसंबर 2024 वाला पोर्टल ओपन हुआ था जिसमें मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, वो वाला पोर्टल ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन हुआ, उसके बाद सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई, उसके बाद आपकी नई वैकेंसी आई है। नई वैकेंसी आपकी जो है जनवरी में आ गई है। इसी प्रकार आपका क्या होगा कि ये जो पोर्टल है आपका मई लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा और जून में आपकी जो है ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद क्या होगा, वैकेंसी आना होगा तो जुलाई लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ये चीज़ आप लोग मान के चलिएगा। अगर वैकेंसी आना होगा तो अभी कंफर्म नहीं है, फिर भी आशा यही है कि जुलाई अगस्त में आपकी वैकेंसी आएगी। और ट्रांसफ़र का तो बिल्कुल फिक्स है कि मई लास्ट में आपका ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा और जून में आपकी जो है पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। तो ये चीज़ पहला चीज़ हमने अगर बता दिया कि जो है ट्रांसफ़र अब जो है 2 साल में ही होगा। और देखिए इसमें जो है जो आपके मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि जो आपके मेल कैंडिडेट का मतलब पुरुष कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो है पूरी जीडीएस के लाइफ टाइम में 2 बार मौका दिया जाता है, चांस दिया जाता है ट्रांसफ़र के लिए। और जो आपके फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए जो है 3 साल चांस दिया जाता है। तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि उनकी मैरिड वगैरह होती है, इस वजह से। तो फीमेल के लिए 3 बार चांस रहता है और मेल के लिए 2 बार। पूरी जीडीएस की लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि 2 इयर्स कंटिन्यूअस इंगेजमेंट होनी चाहिए आपका, अगर ट्रांसफ़र के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपका कि ये यहाँ पे एलिजिबल सीक ट्रांसफ़र अंडर, यहाँ पे यानी कि वैकेंसी आने के ठीक पहले वहाँ पे पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ध्यान देना, यहीं पे एक पॉइंट मेंशन ये है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे 1/7/2024 से के बाद ज्वाइन किए हैं, यानी कि 1 जुलाई 2024 के बाद जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा, उनके लिए यहाँ पे 2 साल है। इससे पहले जिसने भी ज्वाइन किया है उनके लिए अभी भी 1 साल है। 1/7/2024 यहाँ पे ध्यान देना, मान के चलिए कि ये जुलाई है, 1 जुलाई है, 1 जुलाई इसको मान के चलिएगा। इसके बाद जिसने भी ज्वाइन किया होगा, 1 जुलाई 2024 के बाद जिसने भी जीडीएस में ज्वाइन किया होगा, उसके लिए 2 साल है ट्रांसफ़र, यानी कि वो 2 साल जब पूरा करेगा तभी वो ट्रांसफ़र ले पाएगा। 1 जुलाई 2000 पहले 1 जुलाई 2000 पहले मतलब 1 जुलाई 2024 के पहले जिसने भी ज्वाइन किया है उसके लिए 1 साल ही ट्रांसफ़र पोर्टल है, यानी कि 1 साल अगर उसकी रेगुलर कंटिन्यूअस इंगेजमेंट है तो वो जो है ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है। 1 साल में ही उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसमें भी एक कंडीशन है इन वालों के लिए, मतलब 1 साल वालों के लिए इसमें एक कंडीशन है कि 1 जुलाई 2024 के पहले जिसने ज्वाइन किया वो 1 साल में ट्रांसफ़र ले सकता है, लेकिन अगर वो ट्रांसफ़र 31 दिसंबर 2025 तक लेना चाहता है तो उसके लिए 1 साल रहेगा। उसके बाद जो है सभी के लिए 2 साल हो जाएगा, यानी कि 31/12/2025 के बाद सभी लोगों के लिए 2 साल ट्रांसफ़र पोर्टल हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दे लेना, ठीक है। अभी जो है उसमें छूट दे दी गई है कि 1/7/2024 के पहले जिसने ज्वाइन किया है उनके लिए 1 साल है, वो भी 31/12/2025 तक। अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो 1 साल ही रहेगा 31/12/2025 तक। उसके बाद अगर ट्रांसफ़र लेंगे तब उसके लिए 2 साल हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद ये आप लोग जो ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका जो है इसके लिए भी 1 साल आपका कंटिन्यूअस इंगेजमेंट होना चाहिए। अगर आप लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहिए तो आपका जो है 1 साल रेगुलर इंगेजमेंट होना चाहिए, तभी आप लोग जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हो। और ये जो है जीडीएस की ऑनलाइन ट्रांसफ़र साइकिल जो टाइम टू टाइम आता है उसी के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। उसी में एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन होता है, अगर आपको म्यूचुअल चाहिए तो म्यूचुअल वाले पे जाके अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये मैंने पहले से ही बता दिया है कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 साल है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है कूलिंग ऑफ पीरियड वाला। कूलिंग ऑफ पीरियड को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या क्या आ गया कि 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस इंगेजमेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव ट्रांसफ़र। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट है, मान लो कि उसने जो है ट्रांसफ़र ले लिया, जैसे मैंने ही है, मुझको उदाहरण लेके चलो कि मैंने अभी जो है दिसंबर 2024 साइकिल में ट्रांसफ़र लिया है। अगर मैं दोबारा ट्रांसफ़र लेना चाहता हूं तो मुझको 1 साल रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, यानी ट्रांसफ़र लेने के बाद जहां पर भी मैंने ज्वाइन किया है वहां जो है 1 साल सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी मैं दोबारा फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, दोबारा ट्रांसफ़र ले सकता हूं, ठीक है। यानी कि 2 सक्सेसिव ट्रांसफ़र के बीच में 1 साल का रेगुलर कंटिन्यूअस इंगेजमेंट होना चाहिए। ये चीज़ है। पहले क्या होता था कि मान लो किसी ने जो है दिसंबर में ट्रांसफ़र लिया,
दिसंबर में ट्रांसफ़र लिया, उसके बाद मार्च में फिर ओपन हुआ, क्योंकि साल में 4 बार ओपन होता था, तो मार्च में फिर से ओपन हुआ, तो दिसंबर में भी ले लिया, उसके बाद मार्च में भी फिर से अप्लाई करके फिर से ले लिया 2-3 महीने के अंतर में। तो ये चीज़ वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। 2 सक्सेसिव ट्रांसफ़र के बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड कम से कम 1 साल होनी चाहिए, ये चीज़ जान लेना, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान देना। अब देखिए ये जो आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप बीपीएम हो, अगर आप जो है बीपीएम लेवल 1 के हो, तो अब आपका बीपीएम लेवल 1 पर ही ट्रांसफ़र होगा या फिर एबीपीएम लेवल 2 पर होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो टीआरसीए है वो जो है सेम होना चाहिए, सेम टीआरसीए पर ही आपका ट्रांसफ़र होगा। अगर आप जो है 10,000 पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो आपका जो है ट्रांसफ़र 10,000 पर ही होगा। अगर आप 12,000 पे हो तो 12,000 पे आपका ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जो टीआरसीए है आपका वो सेम होना चाहिए। अगर मान लो कोई बीपीएम है तो जो बीपीएम में तो जा ही सकता है, और वो जो है एबीपीएम लेवल 2 में भी जा सकता है, उसका भी 12,000 होता है। बीपीएम अगर लेवल 2 का है तो वो केवल बीपीएम लेवल 2 में ही जाएगा। स्लैब का मतलब होता है, देखिए स्लैब 3 प्रकार के होते हैं, आप ये जो स्लैब लिखा है ना, स्लैब 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका 10,000, एक होता है आपका 12,000, एक होता है आपका 14,500। ये जो 14,500 होता है ये बीपीएम लेवल 2 के होते हैं, जो 5 घंटे वाले में होते हैं। वो हालांकि बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी रूल्स में है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, यानी कि 14,500 वाला 14,500 में ही जाएगा। अगर एबीपीएम है लेवल 1 का 10,000 पे, तो वो 10,000 पे एबीपीएम लेवल 1 में ही जाएगा, ठीक है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको जो है समझ में आ जाएगी। मोटा मोटा आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आप जो है 10,000 पे हो तो आपका ट्रांसफ़र 10,000 वाले ही सीट पर होगा, अगर 12,000 पे हो तो 12,000 वाली सीट पर ही होगा। ये चीज़ आप लोग माइंड में सेट करके रखना, तो आपको जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाली लाइन। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका ट्रांसफ़र जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र है वो जो है हाफ ईयरली बेसिस पे खुलेगा, यानी कि हर 6 महीने में खुलेगा, साल में जो है 2 बार यहाँ पे खुलेगा पोर्टल। उसके बाद और एक चीज़ नीचे ये है कि आपका जो मतलब पोर्टल खुलेगा ट्रांसफ़र पोर्टल, वो जो है जो वैकेंसी आएगी ऑनलाइन इंगेजमेंट होगी, यानी कि न्यू भर्ती आएगी, तो न्यू भर्ती के ठीक पहले होगी, यानी बिफोर, यानी पहले होगी। पहले आने से ये होगा कि जो नंबर आप पोस्ट खाली हैं उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए वहाँ पे जो है मतलब इसलिए उसको जो है ट्रांसफ़र को पहले ओपन किया जाता है, वैकेंसी आने के जस्ट पहले, ताकि जो हमारे पहले के पुराने जो बच्चे हैं उनको जो है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसफ़र पर वैकेंसी यहाँ पे निकले और मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सके। उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये है कि जब भी ट्रांसफ़र के लिए आप लोग अप्लाई करते हो, जिस भी डिवीज़न से आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उस डिवीज़न में जितनी वैकेंसी दिखाती सारी वैकेंसी के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ट्रांसफ़र वाला। पहले क्या होता था कि पहले केवल और केवल 10 पोस्ट ही भर पाते थे, लेकिन इस बार इसमें चेंजमेंट किया गया है कि एनी या फिर ऑल ऑफ द वैकेंसी पोस्ट ऑफ जीटीएस, यानी कि एक डिवीजन में जितनी भी पोस्ट खाली हैं उन सभी पोस्ट के लिए आप लोग जो है ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होते हो और सभी पोस्ट के लिए भर सकते थे। ये एक नया कदम है, एक अच्छा कदम भी है, क्योंकि क्या होता था पहले कि जब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई होता था उसमें केवल 10 वैकेंसी के लिए ही फॉर्म भर पाते थे, लेकिन उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपका ट्रांसफ़र होगा तो आपका जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करोगे तो उस समय आपका जो है कोई भी जो है यहाँ पे अकाउंट वगैरह पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो जो है पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहला है आपकी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट का आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। डिजी लॉकर से कंप्लीट हो वो तो पहले ही हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वो भी हो जाता है। उसके बाद आपका कॉलेज से 10th जहाँ से आप लोगों ने पास आउट किया है उस कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए लेटर जाता है, तो वहाँ से वेरिफिकेशन होके आपके डिविजनल ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। और आपके बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन होता है, बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन होता है, बोर्ड ऑफिस से भी वेरिफिकेशन होके वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर लगाया होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन होता है, ऑफलाइन होता है। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ये सारे वेरिफिकेशन आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप जो है ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होगे। अगर कोई भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है तब आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान दे लेना, ठीक है। ये बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है सारे पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है।
ये आपका रिकमेंडेड वगैरह वाला है। अगर आपके जो है खिलाफ कोई भी जो है पेंडेंसी एक्शन है, ठीक है, कोई भी मतलब कि कोई भी मतलब एक्शन है या फिर डिस्चार्ज वगैरह का एक्शन है, ठीक है, या पुट ऑफ वगैरह का है, तो उस केस में आपका जो है कोई क्रिमिनल केस हो गया है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो है ट्रांसफ़र वहाँ पे रोक दिया जाएगा, आपका जो है वेरीफाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आपके जो है नाम पे कोई भी मेजर पेनाल्टी है, तो उस केसेज में भी आपको जो है वहाँ पे मतलब कि ट्रांसफ़र को रोक दिया जाएगा, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। पुट ऑफ ड्यूटी हो तो पुट ऑफ ड्यूटी में, पुलिस केस में, डिसिप्लिन एक्शन में, इस केस में आपका जो ट्रांसफ़र है वो जो है रिकमेंडेड ही नहीं किया जाएगा, यानी कि जो अथॉरिटी है उसके द्वारा नॉट रिकमेंडेड किया जाएगा। उसके बाद हमारा ये जो है आपका रिफ्यूजल ऑफ द एक्सेप्ट अप्रूवल अप्रूव्ड ट्रांसफ़र ऑर्डर ऑफ विल बी कॉन्ट्रैक्ट वन चांस लिमिटेड फैकल्टी। हाँ देखिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर मान के चलिए कि आप लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, आप लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है, मान लो 10 पोस्ट भरा, उदाहरण बता रहा हूँ, 10 पोस्ट आप लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए भरा, उसमें से क्या होता है कि मान के चलो कि आप जो है आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ जाता है। उसके बाद जब ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप जो है जो नया बीओ है वहाँ पे जाते हो, ठीक है, जाते हो तो वहाँ देखते हो कि वहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप क्या करते हो कि ट्रांसफ़र के लिए इनकार कर देते हो, रिजेक्शन मार देते हो अपने मन से। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो एक चांस है वो जो है ट्रांसफ़र वाला एक चांस ख़त्म माना जाएगा, क्योंकि मेल को 2 चांस होता है, फीमेल को 3 चांस होता है, तो वो एक चांस आपका ख़त्म माना जाएगा। यानी कि ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आने के बाद अगर आपने जो है अपने मन से ट्रांसफ़र नहीं, मतलब वहाँ पे नहीं गए हो, रिफ्यूज़ल मार दिए हो, तो उस केस में आपका एक चांस यहाँ पे ख़त्म माना जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो है थोड़ा-सा गौर से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या है, आप लोगों के लिए एक और पॉइंट है, यहाँ पे मेन पॉइंट है जो कि बोला जा रहा है कि अगर आप जो है ट्रांसफ़र लेते हो, ठीक है, यानी कि आपने जो है मान के चलो कि ट्रांसफ़र लेके जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो सीनियरिटी वाला रहता है, यानी कि जब आप लोग प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगे, तो जब सीनियरिटी बेस पे आपका जब प्रमोशन होगा, तो सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन होने पे आपका जो ये जो 1 साल या फिर जितने भी मतलब पुराना जो ट्रांसफ़र लेने के पहले जो पीरियड है उसको काउंट नहीं किया जाता, उसको नहीं जोड़ा जाता है सीनियरिटी वाले में। अगर सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन लोगे एमटीएस वगैरह में कभी भविष्य में, तो उस केस में जो आपका ट्रांसफ़र से पहले जो भी आपका सर्विस पीरियड है उसको नहीं जोड़ा जाता है। केवल और केवल सीनियरिटी वाले में नहीं जोड़ा जाता है, बाकी सब में जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर आप लोग प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हो, एग्जामिनेशन के थ्रू अगर प्रमोशन लेना चाहते हो, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू एमटीएस बनना चाहते हो, तो उस केस में आपका काउंट होगा बराबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हमने ट्रांसफ़र ले लिया है तो हमारा जो पुराना 1 साल था क्या हमारा बर्बाद चला जाएगा, प्रमोशन में जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा? तो बिल्कुल जुड़ेगा, आपका प्रमोशन में भी जुड़ेगा, एग्जामिनेशन वाले प्रमोशन में, सीनियरिटी वाले में नहीं जुड़ेगा, एग्जामिनेशन वाले प्रमोशन में आपका जुड़ेगा, और आपका जो है यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट भी जुड़ेगा, सैलरी इंक्रीमेंट भी आपका लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे सीनियरिटी रैंक जूनियर वाला, ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया यूनिट में, ठीक है? उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसको पहला जो है प्रायोरिटी दिया जाता है। पहले नंबर पर सबसे पहले जो है पीडब्ल्यूडी को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद फीमेल जीडीएस को, उसके बाद मेल जीडीएस जो स्पाउस ग्राउंड के होते हैं। स्पाउस ग्राउंड का मतलब पति पत्नी अगर कोई जो है दोनों जॉब कर रहे हैं। फीमेल जीडीएस है यानी कि महिला जीडीएस है, उसके पति जो है कहीं पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कहीं पर भी जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी हो, तो उस केस में फीमेल जीडीएस को सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र जल्दी हो इसी वजह से। मेल जीडीएस को भी ऐसे ही सेम जो है स्पाउस ग्राउंड में अगर उसकी जो है पत्नी जॉब करती है तो उसको भी स्पाउस ग्राउंड में मौका दिया जाता है। उसके बाद डेट ऑफ एंगेजमेंट देखा जाता है। अगर आपकी जो है मान लो कि जो है ये सारी चीज़ें मान लो पाई जाती हैं, तो उस केस में क्या होता है, डेट ऑफ एंगेजमेंट देखा जाता है, कौन जो है पहले ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट में, पहले आया है, उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके बाद फीमेल को प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाए। हालांकि ये सब इतना नहीं होता है, यहीं से जो है यहाँ तक लगभग सब क्लियर हो जाता है, इतना भी जो है ज़्यादा नहीं होता है कि एक ही कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, डेट ऑफ एंगेजमेंट भी सेम हो, दोनों मेल हो या फिर दोनों फीमेल हो, दोनों स्पाउस ग्राउंड के हों, दोनों पीडब्ल्यूडी हों, तो इतना खास अंतर नहीं रहता है। वो कभी कभी मामला फंसता है, तो उस केस में ये सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बारे में, ठीक है।
उसके बाद लगभग मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया है। ऑनलाइन मोड पे आपका ट्रांसफ़र होगा, ये चीज़ आप लोगों को पता ही है पहले से। ये सारा जो है ट्रांसफ़र के रूल्स एंड गाइडलाइंस थे, लगभग मैंने सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर दिया है। जितने भी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस है, लगभग मैंने सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन कर दिया है। फिर भी अगर कोई भी छूटा भी होगा तो अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।